हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे स्क्रीन पर हैं डॉक्टर योगेश्वर द्विवेदी जी। आप लोगों को जान जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि सर ने विज्ञापन 46, विज्ञापन 47 बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एग्जाम निकाला। साथ ही इन्होंने एमपीपीएससी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एग्जाम निकाला। तो ये बड़ी बात होती है एक उस अभ्यर्थी के लिए जिसका एक भी जगह सिलेक्शन नहीं होता है। और एक जगह किसी तरह से सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन चार चार जगह सिलेक्शन अपने आप में बड़ी बात होती है, जो विषय के प्रति कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बताता है। वो यह भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति की कितना अंडरस्टैंडिंग डीप है किसी सब्जेक्ट के प्रति, तभी इस तरीके के बैक टू बैक सिलेक्शन हो पाते हैं। सर का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर की तरफ से। मैं अपनी तरफ से खुद स्वागत करता हूं। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट मैं सर से प्रश्न करता हूं कि सर, आपने किस तरीके से इतने सारे विज्ञापनों को क्रैक किया और विज्ञापन 46 47 का आपका क्या अनुभव था? आप विज्ञापन 51 का इंटरव्यू दे रहे हैं, जो हमारे साथी हैं जिन्होंने कमेंट पे करके आपको आपकी डिमांड जनरेट की कि सर को बुलाया जाए, उनके लिए कुछ मार्गदर्शन करने की कृपा करें। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं उन सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो विज्ञापन संख्या 50 में के साक्षात्कार में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और ऐसे प्रतिभागी जो विज्ञापन संख्या 51 की भी तैयारी में लगे हुए हैं। उन सभी प्रतिभागियों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चयन हो, और निश्चित रूप से आपका चयन होगा यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो। सर ने कुछ ज्यादा ही बता दिया। हाँ, नो डाउट कि हाँ, मैंने 4 अलग अलग पीएससी और आयोग के थ्रू मेरा चयन हुआ, और अभी मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंपारण बिहार में कार्यरत हूँ। सीधे सीधे मैं अपनी बात विज्ञापन संख्या 46 और 47 के में जो मेरा अनुभव है मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि ये शायद वीडियो उसी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। विज्ञापन संख्या 46 और 47 जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो आयोजित किया गया था। यदि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जब भी पैनल में जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, तो आप जैसे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप सीवी रिज्यूमे लेकर के जाते हैं, या विश्वविद्यालय का साक्षात्कार लेने जाते हैं तो आप अपना थीसिस या डिसर्टेशन जो है अपने साथ लेकर जाते हैं। आयोग के साक्षात्कार में जाते समय आपको इन दोनों में से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, आपके साथ आपका सिर्फ नॉलेज होता है। भूलवश यदि अपने आप किसी को साथ में ले भी जाते हैं तो उसमें आपको कहा जाता है कि नहीं सर, आप उसको कवर करके ले जाइए, ताकि आपका जो भी सेक्रेसी है वो मेंटेन रहे, किसी तरीके की पार्शियलिटी ना होने पाए। जैसे ही मैं विज्ञापन संख्या 46 और 47 दोनों में जो कॉमन बातें मेरे साथ हुई, जैसे ही मैं पैनल के सामने गया, पैनल ने बड़े ही सौहार्द तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से बैठने को कहा। और जो उन लोगों का पहला इंट्रैक्शन था, उन्होंने बोला कि सर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे, यदि आपका चयन होता है तो आप बताइए क्या पढ़ाएंगे। ये जो क्वेश्चन होता है कि आप क्या पढ़ाएंगे, ये अपने आप में बहुत ही जटिल होता है। कई बार लोगों को लगता है कि चलो यदि इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो मैं एक डेमो क्लास की तैयारी कर लेता हूँ, और जैसा कुछ लोग हो सकता है कहीं पढ़ा रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो उनको लगता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही चीजें वहां पर हमसे यदि मैं पढ़ा देता हूँ तो उसी से क्वेश्चंस किए जाएंगे और मैं इजिली उस पर रिस्पॉन्ड कर जाऊंगा। नो डाउट आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है आप उसी को पढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन आप ये समझिए कि जो पैनल में लोग होते हैं वो आपके नॉलेज को नहीं, आपको ट्रैप करने का प्रयास करते हैं। सपोज मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं आप क्या पढ़ाना चाहेंगे, आप बेसिकली आप ग्रामर से बताइए क्या पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो जैसे उनको पता चला कि मैं इस फील्ड से आता हूँ, तो बोले आप ग्रामर में क्या पढ़ाना चाहेंगे, आप वर्ब से रिलेटेड बताइए कुछ। तो मैंने उनको फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बात करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने मुझे इस तरीके से ट्रैप किया एक पैरेलल स्ट्रक्चर दे करके कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल था। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के स्टूडेंट समझ रहे होंगे हमारी बात को, सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल था लेकिन प्रैक्टिकली वो सेंटेंस एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इस तरीके की चीजें एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया था। बीएचयू से भी उसमें थे एक्सपर्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैप कर लिया था। लेकिन मैं उस टॉपिक को पिछले काफी समय से पढ़ा रहा था और कई ग्रामर बुक्स को मैं कंसल्ट कर रहा था,
तो बड़े ही इजीली तरीके से मैं इनकरेक्ट या करेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई नहीं करते हुए एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल के कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई करते हुए अपने को डिफेंड कर पाया था। और आपको जान के खुशी होगी कि मुझे आउट ऑफ 30 मुझे 25.5 मार्क्स मिले थे उस इंटरव्यू में। और ये एक अजीब सा ट्रेंड है इंग्लिश के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लिटरेचर ओरिएंटेड होते हैं। अप्लाइड इंग्लिश के या लिंग्विस्टिक्स से तो होते ही नहीं है इसमें, क्योंकि अलाइड को लिंग्विस्टिक्स तो अलाउ नहीं किया है। या तो अप्लाइड इंग्लिश के होते हैं या फिर इंग्लिश लिटरेचर के होते हैं। और नो डाउट आप बहुत समय से अपने नेट की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर आप लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपके लिए ग्रामर थोड़ा सा आपके साथ एक दूरी बन जाती है। तो आजकल कहीं भी, अभी मैंने हाल फिलहाल में सुना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो इंटरव्यू हुआ था वहां पर कैंडिडेट से बहुत ही बेसिक्स ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो आप ग्रामर से बिल्कुल तैयारी करके जाइए। आपसे पूछ सकते हैं कि समटाइम्स और समटाइम्स में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शनल कैटेगरी में क्या अंतर होता है, वो आपको समझना है कि नहीं एक एडवर्ब होता है एक एडजेक्टिव होता है। सेंटेंस में फिर आपको फिट करके उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसको समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको ग्रामर एटलीस्ट फंक्शनल कैटेगरी, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड बी वेरी क्लियर, एरर एनालिसिस शुड बी वेरी क्लियर, और वॉइसेस नरेशंस, इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सेप्शनल्स होते हैं, जो रूल्स में फिट नहीं होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस को ग्रामर से जरूर पूछे जाते हैं। ये जो ग्रामर वाला फील्ड है ये उन सभी के लिए है जो डॉक्टरेट है, जो डॉक्टरेट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, एक जो पीएचडी होल्डर होते हैं और दूसरे जो होते हैं नॉन पीएचडी होल्डर। तो दोनों कैंडिडेट से जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, मेरा 46 और 47 का एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं दोस्तों, तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस ग्रामर के होते हैं वो दोनों कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। अब आता है आपके स्पेशलाइजेशन की बारी। स्पेशलाइजेशंस में क्या होता है, जो पीएचडी है मैं यहाँ पर मानता हूँ कि उनके लिए चीजें थोड़ी आसान होती हैं, जो पीएचडी नहीं है उनके लिए थोड़ी चीजें टफ होती हैं। अब आप कहेंगे कैसे सर ऐसा होता है कि जो पीएचडी के लिए आसान होती है उसके लिए तो ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है। यस होता है क्वेश्चन, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है। और साक्षात्कार देने का, इंटरव्यू देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप हमेशा पैनल को, इंटरव्यूअर को अपने स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ डाइवर्ट करके ले आए। और एक बार यदि आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में वो डाइवर्ट होके आ जाता है, फिर वो आप अपने हिसाब से बॉलिंग करते हैं, फिर उसको बॉलिंग करने का मौका आप नहीं देते हैं। तो जो पीएचडी होल्डर होता है उससे जैसे ही पूछा जाता है अच्छा आपने रिसर्च किया हुआ है, क्या रिसर्च टॉपिक है, आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं क्योंकि आपने 5 साल उस पर काम किया है। हो सकता है जो पैनल में बैठे एक दो एक्सपर्ट होंगे जो उस फील्ड से कुछ चीजों को पढ़े हो, कुछ फील्ड को जानते हो, और क्योंकि वो पैनल में उस साइड बैठे रहते हैं इसलिए वो क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो हो सकता है आप उनसे ज्यादा जानते हो। फिर आपसे आप अपने टॉपिक के बारे में बताइए, टॉपिक के बारे में बताएंगे। आप जो बोल रहे हैं उसमें वो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, ध्यान दीजिए वो आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, वो व्हाटएवर यू आर रिप्लाइंग दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम योर आंसर, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। वो आंसर वो नहीं सुन रहे हैं, वो आपके आंसर में क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ऐसा कुछ ना बोले कि आप ज्यादा चीजें ओपन कर दें उनके लिए। आप तैयारी करके जाइए कि आपके साथ टॉपिक क्या है, आपकी रिसर्च का क्या रिलेवेंस है, आपकी रिसर्च आपने किस गैप की तरफ काम किया है, आपका रिसर्च कैसे दूसरे रिसर्च से अलग है, आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या क्या हैं, उन टेक्स्ट का क्या सोशल रिलेवेंस है, आपका टेक्स्ट कैसे आपके टॉपिक को डिसाइड करता है, आपका कंक्लूजन, आपका आउटकम कैसे आपके टॉपिक को डिसाइड करता है, फाइनली क्या पोटेंशियल है, क्या फ्यूचर है आपके रिसर्च का। तो इसमें यदि कोई इतना बात करना स्टार्ट कर देता है तो इसमें आप 20 मिनट्स ले लेते हैं। तो आपने 5 मिनट का डेमो दे दिया, 5 मिनट वो डेमो पे आपसे बात कर लिए, 20 मिनट्स उनको आप रिसर्च पे उलझा दिए, 30 टू 35 मिनट्स को ले लेते हैं। और इसके बाद जो है वो फिर मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, दोनों इंटरव्यू मेरे साथ हुआ है, आप ध्यान दीजिए, ट्रस्ट करिए आप मेरे ऊपर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं, अच्छा आप और कुछ बताना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए वो एमफिल किए हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, सर आई हैव डन एमफिल इन पोस्ट मॉडर्न फिक्शन। अब आपने क्या किया, आप उनको एक जो है और दे दिया बॉल, किलो बेटा आपको। तो आपको ये नहीं करना है। जैसे ही आपसे क्वेश्चन करते हैं कि और आप क्या बताने चाहेंगे, आप जस्ट बोलिए सर थैंक यू सो मच सर, आई एंजॉयड द इंटरव्यू, थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट। आप ऐसे करते हैं तो आप बचा लिए अपने आप को। लेकिन जैसे कहते हैं कि नहीं सर मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद से,
अब आपसे चलो एलोफोन की बात करना शुरू कर दे, मॉर्फिन की बात करना शुरू कर दे, आपने डिप्लोमा क्यों किया, आप तो लोग बीएड कर रहे हैं, अच्छा आप डिप्लोमा करके ईएलटी में डिप्लोमा किए, फिर आप लिटरेचर तरफ कैसे आ गए, अच्छा आपका तो हम जहां सिलेक्शन करेंगे वहां पर तो लिटरेचर होगा। इस तरीके की बातें आपसे पूछना शुरू कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि लास्ट में जैसे ही वो ओपन करते हैं आप क्लोज कर दीजिए। ये मैं बात कर रहा हूं उनके लिए जो पीएचडी होल्डर है। ऐसे कैंडिडेट्स जो नॉन पीएचडी हैं, इनके लिए चीजें पहले से ही खुली होती है। खुली होने का मतलब कि आपसे वो पूछेंगे कि अच्छा आपने अभी रिसेंटली कौन सा टेक्स्ट पढ़ा था। अब आप यदि नहीं पढ़े हैं तो आप कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करेंगे, तो आप जो है यदि नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं बताइए। शायद थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, पावर कट नहीं हो गया ठीक है, है। कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ। जी तो दूसरा आपसे फिर वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास तो पीएचडी से पूछने के लिए कुछ है नहीं। तो वन लाइनर क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अच्छा आप बताइए विक्टोरियन कंप्रोमाइज क्या होता है, ठीक है, अच्छा रिसेंट ट्रेंड चल रहा है थियरी में, आप थियरी से रिलेटेड बताइए टेक्नो क्रिटिसिज्म क्या होता है, अच्छा आपने ये टेक्स्ट पढ़ा है, इस टेक्स्ट का पैरा टेक्स्ट क्या होता है। अब आपसे देखिए कितना ज्यादा ओपन कर दिया आपने। मतलब आप एमएच अब्राहम का ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में जितने टॉपिक्स हैं वो सारे पे आप नजर रखिए, जितने भी जो है पॉपुलर टॉपिक्स हैं। आपसे नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, शेक्सपियर को कैसे रिलेट करेंगे नेगेटिव को रिलेटिव से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके साथ हो जाएगा, या शेक्सपियर का क्या रिलेवेंस है। मेरे से तो इसके बावजूद भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप शेक्सपियरियन ड्रामा में हैमलेट में आप कौन सी थियरी अप्लाई करेंगे। तो मैंने जब वहां रिप्लाई किया, एक्चुअली मेरे मन से मेरे दिमाग से सडनली निकल गया था कि मैं मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करूंगा। और बाद में मुझे बाहर आके लग रहा था कि नहीं, मैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स मुझे अप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि ओडिपस कॉम्प्लेक्स ही तो होता है हैमलेट में। लेकिन फिर मैंने जब मार्क्स देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरा आंसर सही था, क्योंकि ओडिपस कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी इट हैज बीन अप्लाइड, तो व्हाई शुड आई अप्लाई इट। तो मैंने जैसे ही मॉडर्न अप्रोच बोला होगा, शायद उन्होंने सोचा होगा कि ही इज थिंकिंग फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो यदि आप नॉन पीएचडी होल्डर हैं तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एमएच अब्राहम में जितने भी पॉपुलर टॉपिक्स हैं ग्लोसरी के, वो सारे पे आप अपनी नजर रखिए। और रिसेंट जो थियोरेटिकल टर्म्स हैं, थियरी क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस होता है, या कई बार दोस्त ये भी पूछ लिए थे वो कि अब बताइए कुछ नए जो थ्योरिशियन उनके नाम बताइए। मुझे बोला गया कि ग्रामर, मान लीजिए कोई हिंदी स्टूडेंट है उसके पढ़ने के लिए हिंदी का कोई स्टैंडर्ड ग्रामर बुक बताइए। और चलते चलते बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खन्ना थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने तो ईगो क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। ईगो क्रिटिसिज्म के मेरे से ढेर सारे क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि मेरा रिसर्च एरिया था वो। तो बोले अच्छा अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कुछ अमेरिकन बताइए अप्रोच इसमें, और कुछ ऐसे जो थिंकर्स अमेरिकन का नाम बताइए। तो मैं जब छोड़ के निकलने वाला था तब मुझसे ये क्वेश्चन हो गया था, और मैंने इसको अच्छे से रिप्लाई कर दिया था। फिर क्योंकि पूछ ली तो मैं बैठ गया तो बगल वाली मैडम बैठी हुई थी, मैडम शायद वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से थी। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन मुझसे पैरा टेक्स्ट पर पूछ लिए, अच्छा इस टेक्स्ट का क्या पैरा टेक्स्ट होता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पीएचडी होल्डर्स पीएचडी पर फोकस करेंगे, नॉन पीएचडी होल्डर्स एमएच अब्राहम के सारे जो पॉपुलर टर्म्स हैं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, लिटरेचर के सारे स्टूडेंट के लिए बाइबल बुक है, वो सभी जानते होंगे, उसको जरूर आप अच्छे से पढ़ करके जाएं। और आप यदि पीएचडी होल्डर हैं, आप जितना जल्दी हो सके पैनलिस्ट को ड्रैग करके डाइवर्ट करके आप अपने फील्ड में ले आए। यदि नॉन पीएचडी होल्डर हैं तो आप इतना प्रयास करिए कि यदि आप कहीं पढ़ा रहे हैं या रिसेंटली जो चीजें पढ़े हैं जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, किसी न किसी तरीके से पैनल को आप अपने एरिया में ले आए। और जैसे ही आप देखेंगे, आप खुद ही रियलाइज करिएगा, इंटरव्यू के बाद फील करिएगा कि यदि आप सफल हो गए पैनलिस्ट को अपने फील्ड में ले आने में, आपका इंटरव्यू नो डाउट सबसे अच्छा जाएगा। और इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि वो 27 मार्क्स तक देते हैं, 12 तो मिनिमम मार्क्स होता है, 27 मार्क्स देते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको 27 मिला हुआ है, और 25.5 मुझे मिला है। तो मुझे लग सकता है 1-2 क्वेश्चन, हाँ मुझसे कुछ इमिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन हुआ था। एक्चुअली मैं बांग्लादेश से मैं बोल रहा था कि नहीं छत्तीसगढ़ से माइग्रेटेड है, दंड करड़िया से, और पैनलिस्ट का कहना था कि नहीं दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। तो दे आस्क्ड मी दैट आर यू श्योर, आई सेड दैट आर यू श्योर। बाद में मैंने चेक किया कि नहीं मेरा आंसर गलत था।
तो शायद मेरा 1.5 मार्क्स वहां डिडक्ट हो गया होगा। अदरवाइज मुझे 27 मैक्सिमम देना है और मुझे 25.5 यदि मिला था तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं पैनल को प्रभावित कर पाया था। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्लोज करना है, ठीक है, ओपन नहीं रखना है। पीएचडी होल्डर के लिए अपने थीसिस पर फोकस करके चलिए, ग्रामर पर फोकस करके चलिए, नॉन पीएचडी होल्डर को ग्रामर पर, और एरियाज जो ओपन है एमएच अब्राहम के बुक्स में उस पर आप फोकस करके चलिए। थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर ने विस्तृत तरीके से, बहुत ही विस्तार से सर ने हर एक कैंडिडेट के लिए जो पीएचडी होल्डर है, जो नहीं है, किस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं, किस तरीके से सर से चीजें पूछी गई, कैसे कॉन्सेप्ट्स को कैसे बताना है, कैसे एक्सपर्ट के जाल में फंसने से बचना है, कैसे एक्सपर्ट को अपने अंडरस्टैंडिंग वाले फील्ड में लेके आना है, और किस तरीके से उनके ट्रैप में बचना है ताकि उसमें फंस ना सकें। सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आप इंटरव्यू आपका खत्म हो चुका है और अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको कुछ बताना हो तो बताइए आपको क्या आता है, तो वहां पे आप उसको पीट करिए और सीधे निकल जाइए। नहीं तो अगर आप इस तरीके से आप अपनी कहेंगे कि देसी भाषा में होशियारी को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप उसमें फंस जाएं, और मिलने वाला हो 25 तो मिल जाए 22। इस तरीके से आप चीजों में फंस के अपना नुकसान ना करें। सर हालांकि सर बीएचयू स्कॉलर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ज्यादातर बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही इंटरव्यू नॉर्मली दिया करते हैं, ज्यादा रेशियो उन्हीं का हुआ करता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सर की जो प्रासंगिकता है, रिलेवेंसी है, इस बात से और ज्यादा हो जाती है कि सर का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत सीखने लायक है, क्योंकि सर ने केवल एक एग्जाम नहीं निकाला है। एक एग्जाम कभी नॉर्मली भी निकल जाता है। कहते हैं कि कोई क्रिकेटर अगर 1 सेंचुरी मार दे तो उसके बैटिंग स्टाइल और उसके कहते हैं खेलने के तरीके पर शक किया जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आ जाए, जिसको कहते हैं कि अगर लगातार परफॉर्मेंस सेम है, रिलायबिलिटी उसकी बनती है, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं कि उसने कुछ कहा है, तो निश्चित रूप से आपको आचरण में लाने लायक है। सर आपसे हमने रिक्वेस्ट किया, आप आए। 2 शब्दों में सर, जो अगले विज्ञापन के बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, जो विज्ञापन 51 की तैयारी कर रहे हैं, या अदर स्टेट के हमारे साथी हैं जो अपने यहाँ के स्टेट पीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द कहेंगे। और 2 शब्द आप यह भी कहेंगे कि हर बच्चा सफल नहीं हो पाता, असफलता से निराश न हो और आगे प्रयास करता रहे, इसके लिए आप 2 शब्द कहिए। विज्ञापन संख्या 51 मैं न्यूज पेपर में देख रहा हूँ, प्राय उसकी चर्चा हो रही है, लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ऐसे 46, 47 और 50 के लिए लोग किए थे, तो विज्ञापन को लेकर के आए थे, फोर्सफुली गवर्नमेंट के प्रेशर बना कर ले आए थे। तो जिस तरीके का दबाव अभी बन रहा है, तो विज्ञापन संख्या 51 आने की जल्दी संभावना है। और यदि इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट का कोई तैयारी कर रहा है, तो मैं उसको जो 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए बोलूंगा। अब देखिए 46 में क्या था कि जो सिलेबस उस समय का था छोटा था, लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं लगे थे। विज्ञापन संख्या 46 का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो ओपन क्वेश्चंस आ गए थे। विज्ञापन संख्या 47 में देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 में, तो टोटली वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड थे। और सेम चीजें रिपीट हो गई एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 में भी मैं कह रहा हूं कि विज्ञापन संख्या सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि वो सब कुछ कवर कर रहा है, तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। मतलब जो आप देखेंगे क्वार्टर था 46 और 47 में, आप पूरा उसका 4 गुना ज्यादा लंबा सिलेबस है आपके विज्ञापन संख्या 51 के लिए, यदि इसी सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं तो। और उसमें ऐसी चीजें निकल के आई हुई हैं, जैसे हमने ग्रेजुएशन मास्टर जब किया था 2009 में, तो उस दौरान हम लोगों ने उस चीजों को नहीं पढ़ा था जो आज आप पढ़ रहे हैं। यदि कहीं डीयू का जेएनयू का रिवाइज सिलेबस देखेंगे तो उसमें जिस तरीके से आपका कैरेबियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, न्यू लिटरेचर, कॉमनवेल्थ लिटरेचर जिस तरीके से इंक्लूड किया गया है, ट्रांसलेशन स्टडी, वो उस समय स्टार्ट हुई थी लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ पाई थी करिकुलम में। अभी क्या है कि लास्ट 10 ईयर्स में ये चीजें पूरी तरीके से करिकुलम ने, अच्छी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया है, और हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है उसमें भी इन्हीं चीजों को देखा गया है। अब आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, तो आप यदि एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि शेक्सपियर से बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन लगा है। आप इलियड से देखेंगे तो बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन लगा है। आप जो मेजर नेम है, जो
इंग्लिश लिटरेचर के जो कैनन फिगर हैं आप देखेंगे तो उनसे क्वेश्चंस बहुत कम लग रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो लगे थे वो सारे के सारे जो है रिसेंट जो लिटरेचर है, जो न्यू लिटरेचर है, जो अभी लिटरेचर प्रैक्टिस में है, उनसे सारे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगे थे। अब उनके लिए तैयारी करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो कंटेंट अवेलेबल नहीं है आपके लिए, आपके पास सिर्फ टेक्स्ट अवेलेबल होता है। तो आप इसके लिए गूगल का हेल्प ले सकते हैं, ब्लॉग देख सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं। तो आप जो है शेक्सपियर हो या चार्ल्स हो या फिर मिल्टन हो, ये जो बड़े फिगर्स हैं इनको तो आप पढ़ के रखे हुए हैं, इनसे आप यदि 20 क्वेश्चन लगता है तो मुझे विश्वास है कि यदि कोई लिटरेचर की अच्छे से पढ़ाई किया है मास्टर लेवल पर, तो 15 के आसपास 10 to 15% वो कर ही लेगा। लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं कैरेबियन लिटरेचर में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके मास्टर में इलेक्टिव पेपर होता है, तो कुछ लोग तो इलेक्टिव कैरेबियन ले लेते हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड है लोग इलेक्टिव में क्या लेते हैं, या तो वो इंडियन लिटरेचर ले लेते हैं या तो फिर अमेरिकन लिटरेचर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिश टेक्स्ट मिल जाते हैं और पढ़ना इसके लिए आसान हो जाता है, कंटेंट मटेरियल मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग हैं, हो सकता है कि पाब्लो नेरुदा को नहीं पढ़े या कुछ लोग नाम भी नहीं जानते हो, तो आप पाब्लो नेरुदा को पढ़ने के लिए फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने तरीके से एफर्ट करना है। तो आपका ये इलेक्टिव रहा हो या नहीं रहा हो, यदि आप तैयारी शुरू कर दिए विज्ञापन संख्या 51 की, तो आज के डेट से आप तैयारी शेक्सपियर या चौसर या मिल्टन से नहीं करिए, आप तैयारी करिए पोस्ट लिविस, है ना, पोस्ट थियरी आप तैयारी शुरू करिए। आप इस बार में आप देखेंगे 50 में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, चाहे डेरिडा से या स्पिवाक से जो क्वेश्चन लगे थे वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं थे। अब डेरिडा से जो क्वेश्चन लगते थे, अभी आप सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, डेरिडा से कभी जो आर्क टाइप राइटिंग का क्वेश्चन था वो कभी नहीं लगा था, है ना, या इसेंशियल एग्जिस्टेंसिज्म ऐसे करके क्वेश्चन स्पिवाक से लगा था, आप देखेंगे नेट में भी कभी क्वेश्चन नहीं लगा था। ये सारे क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चन से, न्यू चीजों को ध्यान में रख के लिया गया था। तो जिस तरीके से करिकुलम को, सिलेबस को डिजाइन किया गया है, रिवाइज किया गया है, तो आप अपनी प्लानिंग को इस तरीके से करें कि आप नई चीजों को पहले पढ़ना शुरू करें इसको, ताकि जब बाद में आप रिवाइज करें तो आपके लिए नया ना हो। और जो पुरानी चीजें आप पढ़े हैं उसको यदि लास्ट में आप रिवाइज करते हैं तो जस्ट उसको आपको रिकॉल की जरूरत पड़ती है। तो आप नए तरीके से नई चीजों से ही स्टार्ट करना शुरू करें। आप कैरेबियन लिटरेचर, न्यूजीलैंड के लिटरेचर जो हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनका आप नाम भी नहीं सुने होंगे, जिस तरीके के इस बार टेक्स्ट में छोटे छोटे टेक्स्ट 4-4 लाइन के टेक्स्ट से क्वेश्चंस लग गए हैं आपके, इस बार आप देखेंगे इस तरीके से इमेजरी के बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, लाइन काउंट कर लिया गया है, पैराग्राफ स्टैंजास में कितने लाइन काउंट कर लिए गए हैं, कुछ ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे थे। तो आप प्लीज यदि तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जो चीजें नई इंक्लूड की गई है सिलेबस में वहां से तैयारी करिए, और पुरानी चीजों पर आप जैसे एग्जाम के पास आएंगे तब जाकर के इसको रिकॉल करिएगा, क्योंकि ये चीजें आपके माइंड में है, रिकॉल की जरूरत है, वो चीजें नहीं है, इसी को रिपीट करते रहिए और प्रैक्टिस खूब करिए, है ना, मेरा यही सब सुझाव है आप लोगों के लिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत टाइम दिया, और आगे अगर डिमांड रहेगी तो आप लोगों की तो सर को दोबारा लाएंगे, क्योंकि सर बहुत ही सहृदयी हैं, इनसे एक बार कहा गया और इन्होंने अपना टाइम दिया, और सबको अच्छा लगता है जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से हर किसी सिलेक्टेड व्यक्ति को अपने से पीछे वालों को गाइड करना, उन्हें मार्गदर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है। सर को बहुत खुशी होगी आप लोगों को गाइड करके। सर को एक वीडियो में फिर से लाएंगे जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे, किस तरीके से नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है, किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को क्लियर करना होता है। सर का टाइम लिया जाएगा। आज सर आए, सर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साइड से, मेरे सब्सक्राइबर्स साइड से, और सर आप आते रहिए चैनल पर हमारे, आपका स्वागत रहेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।